हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, काफ़ी बच्चों के स्कूल के एग्ज़ाम हो चुके हैं, काफ़ी बच्चों के बाकी हैं। सो जिनके बाकी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। बेसिकली मीन्स हम पीरियोडिक टेबल पढ़ने वाले हैं। सो मैं राघव, मास्टर टीचर एट वेदांतु, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं संकल्प नीट एक्स पर। सो चलिए बच्चे, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, अच्छा थोड़ा सा मैं इस चैप्टर के बारे में आज आइडिया देता हूं कि आज हम इस चैप्टर को लगभग एक शॉट में करने वाले हैं, वन शॉट में करने वाले हैं। कि मतलब कोशिश करेंगे कि जितनी जरूरत की चीजें हैं वो आज हम इसमें समझ लें। अच्छा, अगर मैं इस चैप्टर के अंदर बात करता हूं तो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चार टर्म आते हैं। पर इस चार टर्म को समझने के लिए, इन चार टर्म्स को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बेस की इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है कि कैसे हम इन टर्म्स तक, कैसे हम यहां तक पहुंचेंगे, इन चीज का डिस्कशन करेंगे। सो इस चीज के डिस्कशन से पहले कि जो थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है कि कैसे पीरियोडिक टेबल, जो फाइनल पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं, वो फाइनल पीरियोडिक टेबल पर हम कैसे पहुंचे हैं उससे पहले क्या क्या ट्रेंड्स रहे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज रही हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले, बहुत ज्यादा नहीं, हम पढ़ते हैं डॉबिर्नियर का हमारे पास लॉ ऑफ ट्रायड। ये सबसे पहला बंदा था जिन्होंने मतलब कि कुछ दिया था कि कैसे हम क्लास एलिमेंट्स, क्योंकि देखो जब इनिशियल डेज चल रहे थे, एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही थी, एलिमेंट्स नए नए खोजे जा रहे थे, तो उनको यार याद रखने, उनकी प्रॉपर्टी को याद रखने के लिए कुछ तो तरीका डेवलप करना था। उस डेवलपमेंट में सबसे पहला जो पॉइंट था वो ये था। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था डॉबिनियर फॉर्म अ ग्रुप, डॉबिनियर फॉर्म अ ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राइड। थ्री एलिमेंट, डेफिनेटली तीन एलिमेंट्स का ग्रुप है तो ट्राइड नाम दे दिया इन्होंने। ट्राइड हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज वेयर द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स, जो था, जो कि हमारे पास जो मिडिल ऑफ द एलिमेंट था, मिडिल ऑफ द एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का हमारे पास मिडिल वाला एलिमेंट था। लाइक अगर मैं बात करता हूं सोडियम जो है, जैसे Li है, Li का एटॉमिक वेट 7 है। अगर मैं 7 की बात करता हूं, चलो मैं ये वाले ट्रेंड को ही उठा लेता हूं। अगर मैं यहां पर Li का 7 है, इसका एवरेज वेट निकालना है मुझे, तो मैं कैसे करूंगा, मैं करूंगा 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2। तो 7 और 39 क्या हो जाएगा, 46 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 23। मतलब इन्होंने इस चीज का ध्यान रखा कि ऐसे एलिमेंट्स रखे इस ट्राइड के अंदर जिनकी प्रॉपर्टी तो सेम है ही है, बट उसमें क्या रखा कि जो पहला और तीसरा एलिमेंट था उसका जो एवरेज निकलता है वो मिडिल वाले का एवरेज मोलर मास निकल के आएगा। तो बेसिकली बेस्ड ऑन एटॉमिक मास पर ये जो मतलब जो क्लासिफिकेशन था, ये बेस्ड ऑन एटॉमिक मास हो गया। तो एक ये ट्राइड, इसका ड्रॉबैक क्या था इसका ड्रॉबैक ये था कि मैनी एलिमेंट्स कुड नॉट फिट इनटू द ट्राइड। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो इसके अंदर ट्राइड में फिट नहीं हुए, मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ये क्लासिफिकेशन नहीं रहा। फिर जब सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन नहीं रहा तो भाई कुछ समय बाद एक हमारे पास आए न्यूलैंड साहब। सबने म्यूजिक के बारे में तो सुना ही होगा, सबने म्यूजिक का एक जो वो हमारे पास नोट होता है इंडियन म्यूजिक में, हिंदी म्यूजिक में, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये जो लास्ट वाला सा है और सा पहला वाला है, ये बार बार अपने आप में रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सा रे गा मा पा धा नी, 7 के बाद सा, मतलब 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट को रिसेंबल कर रहा है। तो ऐसे ही इसमें भी क्या बोला है इन्होंने कि लाइक एवरी 8th म्यूजिकल नोट रिपीट इटसेल्फ, न्यूलैंड अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अब उन्होंने क्या करा, कुछ एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के हिसाब से एडजस्ट किया और एडजस्ट करने पर यह पाया कि जो 8th एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट्स के मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी रख रहा है। तो ये हमारे पास ऑर्डर एटॉमिक मासेस एंड सजेस्टेड दैट एवरी 8th एलिमेंट रिपीट्स इट्स प्रॉपर्टी। चलिए भाई, जैसे कि मान लेते हैं हम यहां पे मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, यहां पर हमने मैग्नीशियम की बात कर ली। तो मैग्नीशियम से 8th एलिमेंट पहले कौन था, अगर मैं इसी से नंबर देखूं तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8th एलिमेंट है। उस पोजीशन से उसको भी इंक्लूड करना है, उस पोजीशन से 8th एलिमेंट बेरिलियम मिल रहा था।
उसकी प्रॉपर्टी देखी तो काफी प्रॉपर्टी जो है वो मैग्नीशियम से रिसेंबल हो रही थी। सिमिलरली 8th एलिमेंट बाद कैल्शियम मिल रहा था, तो कैल्शियम की पूरी प्रॉपर्टी जो है वो रिसेंबल हो रही थी। ये जो न्यूलैंड ऑक्टेव्स, इस रूल को बोला जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये मैंने पीरियोडिक टेबल यानी कि हमारे पास जो एनसीईआरटी के अंदर जो चैप्टर है वहां से ये पीरियोडिक स्क्रीनशॉट पिक किया हुआ है। तो ये जो हमारे पास लिथियम से लेके कैल्शियम तक तो ये परफेक्टली फॉलो कर रहा था, पर उसके बाद ये परफेक्टली फॉलो नहीं कर पा रहा था। तो भाई इसका ड्रॉबैक क्या रहा? इसका ड्रॉबैक यह हुआ, डिड नॉट थिंक अबाउट द एलिमेंट्स विच, इन्होंने उस समय पर जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, भाई उन्होंने सोचा ही नहीं, उन्होंने सोच लिया कि जितने एलिमेंट अभी डिस्कवर्ड है वो उतनों से ही हम काम चला देते हैं। तो जितने एलिमेंट्स उस समय तक डिस्कवर्ड हुए थे वह उतनों से ही इन्होंने काम किया था। इन्होंने सोचा ही नहीं कि भाई फ्यूचर में तो और भी एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं, अगर उनको डिस्कवर हो जाएंगे तो वो कहां फिट होंगे। लाइक उस समय तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन सब की डिस्कवरी के बाद ये जो लॉ था, ये लॉ मॉडिफाई हो गया ऑटोमेटिकली। भाई जो हीलियम, नियॉन, आर्गन जब डिस्कवर्ड हुए तो उन्होंने एक सेपरेट प्लेस उन्हें देना पड़ेगा, यहां साइड में, यहां साइड में एक सेपरेट प्लेस देना पड़ेगा। अब ये सेपरेट प्लेस देने के चक्कर में क्या हुआ कि वो जो 8th एलिमेंट की बजाय 9th एलिमेंट, यानी कि जो 8th एलिमेंट जो है रिपीट हो रहा था अपनी प्रॉपर्टी के साथ, अब वो 9th एलिमेंट होने से शुरू हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम आगे पढ़ते हैं, इट वॉज फाउंड दैट एवरी 9th एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज रेदर देन द एवरी 8th एलिमेंट। तो भैया लॉ तो गलत हो गया, ये इसकी लिमिटेशंस हो गई। भाई कोई चीज नहीं आई और वो चीज उसमें उस चीज से एक्सप्लेन ना हो पाए। मान लो मैंने एक लॉ दिया और वो करंट पे तो अप्लीकेबल हो रहा है, बट फ्यूचर वाली चीजों पे अप्लीकेबल नहीं हो रहा, तो फिर वो लॉ तो मेरा फेल है, उसको फिर कौन फॉलो करेगा? कोई नहीं फॉलो करेगा। तो इसी तरीके से ये फॉलो होना बंद हो गया। फिर क्या, ऐसे बहुत सारे लॉ आए, बट हमारे एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा कवर अप नहीं कर रखा है। अगर हमें देखना है, अगर हम देखते हैं आगे, तो हम देखते हैं एक जो सक्सेसफुल मतलब टेबुलर फॉर्म में किसी साइंटिस्ट ने दिया है, दैट इज अ मेंडलीव। ये रशियन साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट ऑर्गेनाइज क्लासिफिकेशन इन टेबुलर फॉर्म, एक टेबुलर फॉर्म में इन्होंने बना के दिया। और उस टेबुलर फॉर्म में अगर बेसिकली मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic masses। उन्होंने बोला कि अगर हम एलिमेंट्स को मासेस के बेसिस पे अरेंज करते हैं तो इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एक पीरियोडिक, यानी पीरियोडिकली एक सर्टेन टाइम बाद वो प्रॉपर्टी रिपीट होती है। ठीक है, मतलब इन्होंने ऐसा बताया। इन्होंने एक टेबल भी बना के दी, मैंने एनसीईआरटी से वो टेबल यहां पर पिक करके रख दी। ठीक है, बेसिकली इन्होंने क्या करा था, इन्होंने रिएक्शंस कराई थी हाइड्रोजन एलिमेंट्स के, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, उनके ऑक्साइड्स बनाए थे, उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी किया था। और स्टडी करने के बाद उनकी जिन जिन की प्रॉपर्टी सेम सेम मिल रही थी उनको एक ग्रुप में रखने की कोशिश की थी। और जब एक ग्रुप में रखा था तो, और रखा भी था एटॉमिक मासेस के बेसिस पर, जब एटॉमिक मासेस के बेसिस पर रखा था तो एक उन्हें ये मतलब पीरियोडिसिटी मिल गई थी। अगला पॉइंट क्या था, ही अरेंज एलिमेंट, वही मैंने जो अभी बताया, ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट एंड शोन दैट एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज अपीयर्स इन द सेम ग्रुप। मतलब उन्होंने क्या करा, जब उनको एटॉमिक मासेस के बेसिस पर अरेंज किया और सेम ग्रुप में रखना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने दिखाया कि आफ्टर ए सर्टेन, मतलब एक इंटरवल के बाद, या फिर ये समझ लीजिए कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हमारे को मिल जाते हैं विद हायर एटॉमिक मास। तो इन्होंने एक ये टेबल बना के दी। इनकी टेबल की एक खास बात क्या थी, इन्होंने ना देखो यहां पर ये आप देख रहे होंगे, ये स्पेस खाली छोड़ा हुआ है, ये स्पेस खाली छोड़ा हुआ है, ये स्पेस खाली छोड़ा हुआ है, ये स्पेस खाली छोड़ा हुआ है। ऐसे करके इन्होंने काफी सारे स्पेसेस खाली छोड़ दिए थे। और इन्होंने ये बोला कि जो मैं स्पेस खाली छोड़ रहा हूं, यहां पर कोई ना कोई नेचर में ऐसा एलिमेंट होगा जो ऐसी प्रॉपर्टी रखता होगा और इस प्लेस पर वो आएगा, इस प्लेस पर वो आएगा। तो इस बेसिस पर कुछ मेरिट्स मींस कुछ उसके मतलब बहुत अच्छी चीजें जो पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। तो उस लॉ में फर्स्ट क्लासिफिकेशन अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्या था, बहुत इजी था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन इन ऑर्गेनाइज्ड टेबुलर फॉर्म में था, ये सबसे पहला मेरिट था। इससे पहले टेबुलर फॉर्म में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं मिला था।
लेफ्ट वैकेंट, सबसे बड़ा लेफ्ट वैकेंट स्पेस इन हिज पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट्स दैट वर नॉट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। इन्होंने ये बताया कि भैया यहां कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आएगा, उन्होंने उनके लिए स्पेस छोड़ा जो उस समय एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। he named these elements as एका एल्यूमिनियम, लेटर वी कॉल्ड एज ए गैलियम, मतलब गैलियम बाद में डिस्कवर हुआ, उन्होंने उस गैलियम को पहले नाम दे दिया था एका एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम के जैसा, ठीक है, ऐसी नाम दिया था। एका सिलिकॉन मींस सिलिकॉन के जैसा, और उन्होंने बाद में जब डिस्कवर हुआ तो उसका नाम हुआ नाउ एज ए जर्मेनियम, मतलब उन्होंने जर्मेनियम के बारे में पहले बता दिया, नाम नहीं बताया, उन्होंने बोला सिलिकॉन के जैसा एक एलिमेंट होगा जो उस प्लेस पर आएगा। अच्छा, एक खास बात, अनोइंगली, मतलब इन्होंने नोबेल गैसेस के लिए जगह नहीं बनाई थी, पर नोबेल गैसेस जब डिस्कवर्ड हुई थी तो नोबेल गैसेस ने इनकी पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब नहीं किया था, वो एक सेपरेट ग्रुप नया बना के वहां पर आ गई थी, और जब सेपरेट ग्रुप बना के आ गई थी तो पीरियोडिक टेबल वैसे का एज इट इज सक्सेसफुल रहा। तो ये कुछ मेरिट्स थे। डिमेरिट्स, ड्रॉबैक क्या थे? कहीं कहीं पे भैया ड्रॉबैक भी थे। ड्रॉबैक ये थे कि भैया हाइड्रोजन की पोजीशन को, मतलब इन्होंने सक्सेसफुली नहीं पोजीशन को बताया था। नो क्लियर पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन एज इट रिसेंबल इन प्रॉपर्टी विद अल्कली मेटल्स एज वेल एज हैलोजन। एक डिमेरिट ये था, ठीक है, एक डिमेरिट ये था। अच्छा, डिसिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, ठीक है, कोई मतलब ऐसे कई एलिमेंट्स थे जो प्रॉपर्टी सेम नहीं दिखा रहे थे, बट उन्हें उन्होंने एक ही ग्रुप में रख दिया था, लाइक कॉपर, AgAu, कॉइलेज मेटल वर प्लेस्ड इन अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स वाले ग्रुप में रख दिया था, जबकि इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर, डिफरेंट, मतलब इनकी प्रॉपर्टी अलग थी। अच्छा, एक पॉइंट और, मैग्नीज वाज प्लेस्ड अलोंग विद द हैलोजन, भाई नॉन मेटल्स के साथ रख दिया था, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज थी। एक चीज और अगर मैं बात करता हूं डीमेरिट्स की, तो जो आइसोटोप्स थे, भाई आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर होती है, गॉट डिफरेंट प्लेसेस, आइसोटोप्स गॉट डिफरेंट प्लेसेस, आइसोटोप्स वर गॉट डिफरेंट प्लेस। भैया एटॉमिक मास के बेसिस पे थी ना, तो यार उन्होंने अलग अलग उसको प्लेस मिल रहा था, तो ये भी भाई चीज सही नहीं थी। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे। अब देखो बच्चे, यहां तक जो है हमारे स्कूल एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते इस एरिया से। अब जो क्वेश्चन जिस एरिया से बनते हैं, ये तो क्या था भाई, पहले डॉबिनियर ट्रायड आया, न्यूलैंड्स आया, फिर ऐसे लॉथर मेयर कर्व आया, ऐसे काफी सारे पीरियोडिक टेबल्स आई जो सक्सेसफुल नहीं हुई। पर लास्ट में फाइनली अगर मैं बात करूं तो एक मोजले नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की ड्यूरेशन में, मतलब उन्होंने क्या करा कि पार्टिकल्स पे, मतलब एलिमेंट्स पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई, एक्सरेज की बम्बार्डमेंट कराई, उनसे निकलने वाली अल्फा रेज को स्टडी किया। इस बेसिस पर उन्होंने कंक्लूजन निकाला। उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब इन्होंने ये कह दिया कि आप एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर अगर डिपेंड करते हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद हमारे पास सिमिलर प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। ये मतलब बेसिकली इन्होंने ये लॉ दिया, इन्होंने लॉ तो दे दिया इन्होंने लॉ तो दे दिया, पर इनके कुछ चेले चपाटे थे, उन्होंने टेबुलर फॉर्म बनाई। वो कौन से थे? सो मॉडर्न फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्या है, इसी को हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म। अगर ये बात करते हैं तो डेवलप्ड बाय बोर, बरी, रेंज एंड वर्नर्स बेस्ड ऑन द मोजले लॉ पर, पीरियोडिक लॉ पर इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाई। उस पीरियोडिक टेबल को अगर हम बात करते हैं तो वो ये है पीरियोडिक टेबल। बेसिकली इस पीरियोडिक टेबल में क्या है, अगर मैं बात करूं, इस पीरियोडिक टेबल में कैटेगरी है, देखो ये चीजें हैं, ये जो चीजें हैं ऐसे करके, दीज आर ग्रुप, दीज आर ग्रुप। तो इन ग्रुप का जो नंबर है, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
सो 18 तो वर्टिकल ऐसे करके हमारे पास जो लाइनें हैं, ये जो लाइंस हैं इनको बोला जाता है ग्रुप। अच्छा, यहां पर अगर हम देखा जाए तो ये 1 2 3 4 5 6, नहीं हमारे पास गड़बड़ हो गया, 1 ऊपर से आएगा, दैट इज अ 1 यहां पर, क्योंकि हाइड्रोजन को इन्होंने अलग करके रख दिया है, दैट इज अ 1। सो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 लाइंस हैं ऐसी हॉरिजॉन्टल, ये आप कहोगे सर ये भी तो है, इसका भी मैं बताता हूं। ये जो 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको बोला गया पीरियड। मैं भाई, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए, इसी पर बेस्ड अब क्वेश्चंस हमारे स्कूल एग्जाम में आते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने भाई जब पीरियोडिक टेबल एक टेबुलर फॉर्म बना के दी, उस टेबुलर फॉर्म की खास बात क्या थी, इस टेबुलर फॉर्म, ये जो टेबुलर फॉर्म था, इट कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस। इन्होंने 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिनको हमने पीरियड बोला, और 18 वर्टिकल लाइन कॉल्ड ग्रुप और फैमिलीज, यानी कि लाइक ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, लाइक दिस, ठीक है, अल्कली मेटल्स फैमिली, ठीक है, इस तरीके से इनको बोला गया। तो पहले क्या हो गया, आप एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो है 18 वर्टिकल लाइंस हैं, उनको हमने क्या बोला, ग्रुप, और 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, उनको हमने बोला पीरियड। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम बात करते हैं, पीरियड नंबर रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। खास बात क्या है, अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूं, देन हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम इसके बारे में और थोड़ी सी बात करते हैं तो पहले यहां पर ये जो ग्रुप निकल के आ रहा है, दिस इज नोन एज ए एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, एस ब्लॉक, ठीक है, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। अगर हमने बात करते हैं इसकी, ये वाला जो ब्लॉक आ रहा है, ये आ रहा है, दिस इज नोन एज ए बी ब्लॉक। ये जो बीच में आ रहा है, ये जो बीच में आ रहा है, ये दिस इज नोन एज ए डी ब्लॉक। और ये जो लास्ट में नीचे की तरफ बना हुआ है, ये जो नीचे की तरफ बना हुआ है, दिस इज नोन एज ए एफ ब्लॉक। दिस इज नोन एज ए एफ ब्लॉक। अच्छा, एफ ब्लॉक की खास बात क्या है, ये डी ब्लॉक के अंदर से ही निकला हुआ है। देखो ये जो एल ए लिखा हुआ है, ये स्टार लगा हुआ है, इसके बीच में और एच एफ के बीच में ये वाली लाइन आती है, ये वाली लाइन इसके बीच में कहीं पर छुपी हुई है। ऐसे ही एसी एक्टिनाइड्स और आरएफ के बीच में ये 90 से लेके 103 तक, थोरियम से लेके हमारे पास एलआर लिवर्पोनियम तक का हमारे पास जो है, ये वाली जो लाइन जो है, वो ये वाली लाइन यहां पर दुबकी हुई है, यानी ये वाली लाइन यहां पर है और ये वाली लाइन यहां पर है बीच में, ठीक है। तो हम क्लास मतलब पीरियोडिक टेबल को अगर हम ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं तो एस पी डी एफ, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो 18, पीरियड्स में डिवाइड करते हैं तो 7। ये हमें ध्यान रखना होता है कि इतने में डिवाइडेशन हमें करना होता है। अभी और भी अदर क्लासिफिकेशन है जो हम यूज कर सकते हैं, बट फिलहाल हमें इनका ध्यान रखना है। चलिए, अब एक पॉइंट मैंने आपको यहां पे बताया था, पीरियड नंबर रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए मैं इसको ना एक एग्जांपल से पिक करता हूं। लेट सपोज मैंने आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अगर मैं आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं बच्चों, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है Fe, दैट इज अ 26। इसमें लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। आप देखेंगे तो ये मेरे पास 26 यानी 26 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कंप्लीट हो गया है। अब इसमें देखूं सबसे मैक्सिमम, ये जो नंबर लिखा होता है ना 1 2 2 3 3 4 3, दिस रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 4। यानी कि इससे हमें डिसाइड हो गया कि जो ये एलिमेंट है वो पीरियड 4 का होना चाहिए, या हमें पीरियड पता चल जाए तो हमें यह पता चल जाएगा कि उसके अंदर का जो मैक्सिमम क्वांटम नंबर है वो पीरियड का नंबर होगा। आइए अब आयरन देखते हैं, तो आयरन जो है वो पीरियड नंबर 4 में अवेलेबल है।
अगर आपको विजिबल हो तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, ये लिखा हुआ है 4। आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो उसका जो मैक्सिमम क्वांटम नंबर होगा वो उसके पीरियड को रिसेंबल करेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए बच्चे, अगर हम और पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, भाई और पॉइंट देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 to 18 डिसाइडेड होता है एज पर IUPAC, ठीक है। हमारे पास ग्रुप नंबर 1 to 18 होता है। पीरियड नंबर अगर हम बात करते हैं तो पीरियड स्टार्ट होता है, पीरियड नंबर जो होता है वो होता है 1 to 7 होता है। पीरियड नंबर फिलहाल पीरियोडिक टेबल में 1 to 7 होता है। अच्छा, खास बात यह है कि अगर इन फ्यूचर में और भी एलिमेंट डिस्कवर होते हैं, जितने भी डिस्कवर हो जाए वो सारे के सारे इसमें फिट हो जाएंगे। एक बड़ी खास बात है इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। आइए अगले पॉइंट्स को देखते हैं। अगर हम अगले पॉइंट्स पे पढ़ते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है पूरे के पूरे उसमें क्या किसका कैसे है ये देखते हैं। मैंने आपको अभी ब्लॉक के बारे में बताया था। एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 to 2, या तो 1 या फिर 2। पी ब्लॉक में NS2 तो रहेगा पर NP1 to 6 तक जाएगा। डी में N-1 D 1 to 10 जाएगा, यानी D3 भी हो सकता है, D4 भी हो सकता है, और N में 0 से लेके 2 तक जाएगा। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई बार क्या है स्कूल एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करता हूं तो N-2, यानी कि अगर मान लेते हैं हम 5th पीरियड की बात कर रहे हैं, ये सॉरी 5th की तो बात नहीं कर सकते, 6th पीरियड में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, 6th पीरियड की बात कर रहे हैं तो 6th पीरियड में यानी कि N-2 4F 5D एंड 6S। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में हमें मिलेगा जो कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अच्छा, मैंने एक पॉइंट लिखा एक्सेप्ट HE। अच्छा यार बच्चों, HE का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो 1s2 लिखूंगा, यानी कि कायदे से तो ये होना चाहिए था एस ब्लॉक एलिमेंट, बट पीरियोडिक टेबल के अंदर इसीलिए एक एक्सेप्शन के अंदर काउंट होता है, जो हीलियम आता है, अगर आप हीलियम को देख पा रहे होंगे तो हीलियम जो आता है वो हमारे पास पी ब्लॉक के अंदर आ जाता है, तो इस वजह से इसको एज ए एक्सेप्शन की कैटेगरी में हम रख देते हैं। पॉइंट आपको क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये कुछ हुए हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमें ध्यान रखने की कोशिश करनी है। एंड द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाने के चांस बनते हैं। स्पेशली इन दोनों के तो काफी ज्यादा बनते हैं, स्पेशली इन दोनों के काफी ज्यादा बनते हैं। तो यहां पे एक्टिनॉइड्स और लेंथिनॉइड्स, इनका जब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, अगर मैं लेंथेनॉइड्स की बात करता हूं बच्चों, लेंथेनॉइड्स क्योंकि ये एफ ब्लॉक है, भाई लेंथेनॉइड्स क्या है, अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल से बार वापस दिखाता हूं, वापस बताता हूं, तो लेंथेनॉइड्स हमारे पास ये जो पहली सीरीज है दिस इज नोन एज ए लेंथेनॉइड्स। सेकेंड्स हमारे पास जो है दिस इज नोन एज ए एक्टिनॉइड्स। अच्छा, व्हाई इट इज लेंथेनॉइड्स? लेंथेनॉइड इसलिए क्योंकि लेंथेनम के बाद आता है। अब व्हाई इट इज एक्टिनॉइड्स? बिकॉज एक्टिनाइड्स के बाद आता, एक्टिनाइड के बाद आता है, दैट इज व्हाई इट इज एक्टिनॉइड्स। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स बात करता हूं तो फॉर्मूला हो जाएगा 4F 1 to 14 5D 0 to 2 and 0 to 1 0 to 1 एंड 6s2। देखो यही था जनरल में हमारे पास 0 to 1 एंड -1 D, यहां पे D मिस हो गया है, D NS2 यही था 1 to 14 और 0 to 1, और हमारे पास यही है। ऐसे हम एक्टिनॉइड्स की बात करते हैं तो एक्टिनॉइड्स का जनरल हमारे पास जो हो जाएगा एक्टिनॉइड्स का वो हो जाएगा 5F, हमारे पास 5F 1 to 14 6D 0 to 1 एंड 7s2। ठीक है, ये हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। चलिए बच्चे, अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हुआ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अच्छा, हमारे पास पीरियोडिक टेबल की मैं बात करता हूं तो एक चीज और बताता हूं, एक क्लासिफिकेशन और आता है। ये आपने देख रहे होंगे, ये एनसीईआरटी की ही पीडीएफ है, आप देख रहे होंगे इसको एक अलग कलर से कलर करा हुआ है। वैसे तो काफी सारी चीजें अलग अलग कलर से कलर करी हुई हैं, आपको ये ग्रीन कलर से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अगर ग्रीन कलर विजिबल नहीं है तो मैं रेड कलर से कर देता हूं। ये जो मैंने डब्बा सा बनाया है सीढ़ीदार, ये जो सीढ़ी बनाई है मैंने, एक्चुअली ये सीढ़ी जो है ये पीरियोडिक टेबल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। इधर से इधर के जितने एलिमेंट्स हैं, यहां से इधर के जितने एलिमेंट्स हैं, दीज आर मेटल। इसके इधर जितने एलिमेंट्स हैं, दीज आर नॉन मेटल्स। और सर ये कौन से एलिमेंट्स हैं? इनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल्स। तो मेटलॉइड और सेमी मेटल्स में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम और एस्टडीन, ये एलिमेंट्स हमें याद रखने की कोशिश करनी है। एटलीस्ट सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, यहां पर हमारे पास जर्मेनियम हो गया। नियरली 78% ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल, रिमेनिंग मोस्टली नॉन मेटल्स एंड सम मेटलॉइड्स। अब वो सम मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम एंड एस्टडीन। आपको नहीं भी तो एटलीस्ट यार ये फेमस है, जो आपने सुना होगा कि मार्केट में हमारे पास जो है मेटलॉइड्स की बहुत, आप जब सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हैं तो उसमें इनका बड़ा यूज होता है। सिलिकॉन का यूज हो गया, जर्मेनियम का यूज हो गया, आर्सेनिक का यूज हो गया, मतलब ये काफी कीमती मेटल्स में से एक है। सॉरी मेटल्स कह रहा हूं, मेटलॉइड्स। ठीक है, तो ये हुए हमारे पास कुछ मेटलॉइड्स। अगर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आगे बढ़ने पर हमारे पास कुछ और हम एक तरीके से क्लासिफाई और कर सकते हैं। जनरली पीरियोडिक टेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू द दीज थ्री पार्ट्स। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जिनमें एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। दूसरा आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो डी ब्लॉक वाला पूरा पोर्शन था वो पूरा का पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट होता है, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जिंक, कैडमियम एंड मरकरी काउंट नहीं होता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स सारे के सारे, क्योंकि आपको पता है वो डी ब्लॉक में से निकला हुआ है, तो उसी में से ट्रांजिशन के अंदर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाता है। ये पॉइंट समझ में आ गया? ये क्लासिफिकेशन हुआ। तो आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूं मैं, इन चीजों के बारे में अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे या फिर जो अगले ट्रेंड्स हमें, यानी कि बेसिकली एटॉमिक साइज हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, इन चीजों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीजों के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप, मैं बोलूं अगर आपको पढ़ना है केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट, इफ यू डोंट नो हाउ टू रीड, आपको अगर बेसिक इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, तो आप कैसे उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं? उसे पढ़ने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत है, और लैंग्वेज को समझने के लिए आपको उसका बेसिक यानी एबीसीडी आना चाहिए। तो उसी तरीके से यह है कि अगली कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसमें जो बेस है कि क्या भैया पीरियोडिक टेबल है क्या, कैसा है, क्या है, उसमें कैसे ब्लॉक होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, इफ यू डोंट नो दिस थिंग देन आप अगली चीजें समझ ही नहीं पाएंगे। दैट इज वाई ये फंडा जो है मेरे को एक्सप्लेन करना है आपको। पॉइंट समझ में आया? तो चलिए बच्चे, और ज्यादा टाइम ना लगाते हुए, भाई देखो अब क्या हुआ यहां पे, ये जो टॉपिक मैंने अब टच कर रहा हूं, ये क्या हुआ कि भाई अभी एक मान लो एक नया एलिमेंट डिस्कवर हो गया। अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर है। मान लो एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास उसके अंदर 124 निकले। तो क्या जैसे ही वो डिस्कवर हुआ उसका नाम थोड़ी ना रख देते हैं? आईयूपीएससी उसका नाम रखने में टाइम लगाती है, पर तब तक उस एलिमेंट को कैसे नाम से जाना जाए? तो ये काफी टाइम पहले जो 100 से ऊपर एलिमेंट्स थे उनके लिए आईयूपीएससी ने एक सिस्टम दिया था कि आपको किसी भी 100 से ऊपर का एलिमेंट होगा तो उसका नॉमेनक्लेचर कुछ इस तरीके से करेंगे जिससे हमें पहचान में आ जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एलिमेंट। वो क्या था? उन्होंने बोला था कि जैसे मान लो उसका नंबर 112 था, तो 1 यानी कि 1 नंबर आ गया उसके अंदर। तो जब 1 नंबर आएगा हमारे पास तो 1 के लिए उन यानी कि अन यूज होगा उसका नॉमेनक्लेचर करते हुए, 1 अन 2 यानी कि बाई। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से उसका हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो ऐसे कोई भी डिजिट उसमें आती है, उस डिजिट के लिए लैटिन वर्ड जो यूज होता है वो, उसका जो एब्रिविएशन यूज होता है वो ये। और एक खास बात, लास्ट में उसके नेम के हमने नोट लिख दिया है, सफिक्स ईएम इज अप्लाइड इन द नेम।
लास्ट में आप ईएम लिख देंगे। तो जैसे कि हमारे पास अगर मैं पढ़ता हूं अन, उन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, अन, अन, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि मान लो हमारे पास 105 है, 105 में अब देखना ध्यान से, अन, नील, ठीक है, और 5 के लिए क्या यूज हो रहा है, पेंट। तो अन नील पेंट, अन नील पेंट, IUM। अब इसका सिंबल जैसे कि ऐसे यूज करेंगे भाई, सिंबल जब तक इसका नेम, इसे नॉमेनक्लेचर नहीं दे रहे, इसको प्रॉपर नाम नहीं दे रहे, तब तक इसका सिंबल होगा यू। आपने यू लिखा, ठीक है, उसके बाद एन और 5 है तो पी, UNP, ये इसका सिंबल हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली अन, नील, एन, यम, इसका सिंबल UNE। 115 अन, अन, 5 के लिए पेंट, यम, इसका सिंबल हो जाएगा UP। 118 आपको इसका होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको आप जिस समय में भी मतलब जब आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए बच्चे, ये तो हुआ नॉमेनक्लेचर। भाई नॉमेनक्लेचर हो सकता है आपके स्कूल एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, जिस तरीके से आप मतलब आपको कोई सा भी एलिमेंट दिया जाए तो इस तरीके से आपको बस वो एब्रिविएशन और लैटिन वर्ड उसका आपका याद रहना चाहिए, तब आप इसको कर पाएंगे। कम टू द नेक्स्ट वन, ग्रुप्स एंड देयर निमोनिक्स। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि बच्चे को याद होना चाहिए। वैसे तो हर स्कूल में, हर कोचिंग सेंटर में इस चीज को पढ़ाई जाती है, बट फिर भी एज ए भाई मेरा भी तो काम है कि आपको ये चीज पढ़ानी है कि आपको एटलीस्ट अगर नहीं पता हो तो आप इसको याद कर लें। तो जैसे कि मैं बात करता हूं, कुछ ग्रुप्स की बात करूंगा, सारे नहीं। ग्रुप 1, अगर ग्रुप 1 की बात करता हूं तो दिस इज नोन एज ए अल्कली मेटल्स। अब इस अल्कली मेटल्स में जो बेसिकली आते हैं LiNa, और हमारे पास आता है LiNa, रुबीडियम, CS और फ्रांसियम। These are belongs to the alkali metals। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका जो निमोनिक्स होता है वो होता है लीना की रब से, रब मीन्स गॉड, रब से फरियाद। फरियाद मीन्स एक रिक्वेस्ट, एक प्रेयर, आप इसको समझ लीजिए इस तरीके से। लीना कोई एक लेडी है, लीना, उसकी रब यानी कि गॉड से फरियाद है, यानी रिक्वेस्ट है, प्रेयर है। बस इसी से बन गया हमारे पास क्या, कौन कौन बन गया, ग्रुप 1। यानी कि लीना की रब से फरियाद, लीना LI, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तो यह हुआ LiNa, के से रब, RB, रब मीन्स RB, से CSE, भाई से करना है तो इस थोड़ा बहुत तो निमोनिक्स हमें एडजस्ट करने पड़ते हैं, और फरियाद यानी कि FR से ये फरियाद। ऐसे ही मैं ग्रुप 2 की बात करता हूं, ग्रुप 2। अगर मैं ग्रुप 2 की बात करता हूं तो ग्रुप 2 को कैसे याद करना है। ग्रुप 2 होता है हमारे पास BE, MG, CA, SR, और हमारे पास BA और R, रेडियम। तो ये होता है बेटा। चलो भैया, एक बेटा है, मांगे, कार, स्कूटर, पिताजी यानी कि बाप। आप कहेंगे सर कैसी लैंग्वेज यूज करें, आप क्या करें भाई, निमोनिक्स बनाने के लिए कुछ तो यूज करना पड़ेगा। बाप, राजी, राजी रोए, जो भी आपको लिखना हो। राजी मीन्स एक बेटे ने अपने बाप से कार और स्कूटर मांगा, पिताजी रेडी हो गए देने के लिए। सिंपल सा लॉजिक। तो बेटा यानी कि BE से हमारे पास ये हो गया, मांगे, ये तो सीधा सीधा एक ही वर्ड में, ऐसा कुछ नहीं है, कार, स्कूटर, बाप BA और राजी, ये हुआ हमारे पास कुछ इस तरीके से। तो ये ग्रुप 2 हो गया।
ऐसी अगर हम चलते हैं तो ग्रुप सीधे 13, ग्रुप 13। तो बच्चे ग्रुप 13 की अगर मैं बात करता हूं तो ग्रुप 13 में हमें इसे बोलते हैं बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली मीन्स बैंगन, आलू, गाजर, इन, अब चाहे थाली बोल दीजिए चाहे थैला बोल दीजिए, ठीक है। बैंगन सब कोई जानता है, ब्रिंजल बोलते हैं जिसको, बैंगन यानी कि बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। इसमें भी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, आप समझ जाएंगे। बी से बैंगन, बोरोन, आलू। अच्छा, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनके नामकरण भी देख लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और ये आता है हमारे पास बेरियम, दिस इज रेडियम। बेरियम और बेरिलियम दोनों के नाम में फर्क है। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं ग्रुप 13 के बाद अगर हम अगला देखते हैं तो दैट इज द ग्रुप 14। ग्रुप 14 इज बेसिकली हमारे पास होता है कार्बन फैमिली, ठीक है, फैमिली, कार्बन फैमिली, ठीक है। अगर हम कार्बन फैमिली की बात करते हैं अगर हम कार्बन फैमिली की बात करते हैं तो हमारे पास आता है ठीक है। अब इसके दो हैं, एक तो है काशी, काशी मीन्स बनारस को बोलते हैं, और बनारस इज अ होली प्लेस। अगर हम मानते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मान्यता है उसकी, होली प्लेस है वो, मतलब लोग बहुत ज्यादा घूमने जाते हैं वहां पर, जैसे वहां पे घाट बने हुए हैं, पूजा पाठ काफी है। तो संत प्रभु यानी कि जो संत लोग होते हैं, संत आप समझते हो, मॉन्क, मॉन्क लोगों का एक वो फेवरेट प्लेस है जिसको, मतलब अगर हम बात करते हैं जो पूजा पाठ में, उसको ये रहता है कि नहीं, काशी इज अ वेरी गुड प्लेस। काशी को पुराने जमाने से बहुत अच्छा एक प्लेस माना जाता है। तो काशी गए संत प्रभु, एक सिंपल सा काशी गए संत प्रभु। या फिर दूसरा केमिस्ट्री सर, केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम। सन की तो आप सब समझते हैं प्रॉब्लम्स। मैं अपने बारे में, मतलब केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम्स, आप चाहे दोनों में से कुछ भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये हुआ ग्रुप 14। अगर बच्चों, अगर हम चलते हैं, अगर हम अगले उस पे चलते हैं, दैट इज द ग्रुप 15। दिस इज द नाइट्रोजन फैमिली, इसको हम बोलते हैं निक्टोजन्स भी बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिलीज में हमारे पास नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, एसबी, भिकारी, बिस्मत। तो भैया कोई नेपाल से हो, कोई पाकिस्तान से हो, कोई ऑस्ट्रेलिया से हो, तो प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, इट इज जस्ट अ निमोनिक्स, ठीक है। कभी आप आ जाओ लड़ने मेरे पास, इट इज जस्ट अ निमोनिक्स, यानी एक याद करने का तरीका है। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, ये सब के सब क्या हैं? भिखारी। भाई भिखारी मतलब ऐसा नहीं, प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, ठीक है, अगर कोई ऐसा यहां से बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए, मतलब एक ये याद करने का तरीका है, दैट इज नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ठीक है। आपको अब इसमें निमोनिक्स को बताने की जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, भले ही एस भी लिखा है, द नेम इज एंटीमनी, ठीक है, एंड बिस्मथ, ठीक है। ग्रुप 16 की बात करते हैं, ग्रुप 16,
ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 में हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ये है एक बच्चा है ओम क्लास में शंकर, उसका पूरा नाम है ओम शंकर। तो पूरी क्लास में ये जब एग्जाम ड्यूरेशन चल रहा होता है तो उस समय पूरी क्लास में ये होता है कि भैया बड़ा होशियार बच्चा है, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, तो सबको ये होता है ओम शंकर से टीपना है भैया। टीपना मीन्स चीटिंग करनी है। तो ओम शंकर से टीपो, टीपो मीन्स चीटिंग। तो ओम शंकर से टीपो आपको इसमें याद रखना है। तो ओम शंकर से टेपो, ये हो गया हमारे पास। दैट इज द नेक्स्ट वन इज अ ग्रुप 617। ग्रुप 17 अगर हम बात करते हैं तो ये होता है FCl, Br, I और AT। बच्चों मैंने जब अपने टाइम पे जब मैं पढ़ाई करता था तो अभी भी करता हूं, ऐसी बात नहीं है, जब मैं क्लास 11th 12th में था तो मैंने इसके निमोनिक्स को याद करने की मुझे एज सच कोई निमोनिक्स मतलब इस पीरियड इस ग्रुप को याद करने के लिए मुझे एज सच कोई निमोनिक्स की जरूरत नहीं पड़ी थी। वो हैलोजन फैमिली FCl, Bri, मतलब ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में इतनी जगह ये यूज हो जाता है कि ये वैसे ही याद हो जाता है हैलोजन FCl, Bri। बट फिर भी बाद में बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने इसका निमोनिक्स ढूंढा, तो ढूंढने पे मुझे निमोनिक्स मिलता है। फिर आंटी दोबारा बाहर आई है, पर इस बार धमकी देते हुए आई है कॉल पर। फिर कॉल कर बाहर आई आंटी, फिर कॉल कर। अब इसका कोई सेंस नहीं है, बाहर आई आंटी, ठीक है। फिर कॉल कर बाहर आई आंटी, ये है ग्रुप 18। और खास बात यह है कि मुझे ग्रुप 18 यानी कि इसे हैलोजन फैमिली बोला जाता है, हैलोजन फैमिली, और इसको बोला जाता है नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। इसका निमोनिक्स होता है HENE और तो यार आपने पता है हीना, नीना और कटरीना, ये फेमस पर्सन्स हैं कोई, उन सब का एक्स यानी कि जो एक्स, या अब सब लोग तो इतने जमा वो हो ही गए हैं तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर काफी ज्यादा ही है। तो इनका क्या है, हीना, नीना और कटरीना का एक्स, अब इसे EX कर देंगे हम। एक्स कौन है भाई, रणबीर कपूर। अब ये रणबीर है या रणवीर है आप लोग देख लीजिएगा भाई, कोई नाम है बस लिख देना है जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है। तो इन सब का एक्स जो है वो रणबीर कपूर है, इस तरीके से आपको याद करने हैं। ये S&P ब्लॉक के निमोनिक्स हैं जो मेनली आपको याद रखने हैं। अब यार देखो, अब जब मैं था अपनी क्लास 12th में तो क्लास 12th में D ब्लॉक एलिमेंट्स आता है डेफिनेटली, जब D ब्लॉक क्लास में आता है। अच्छा खास बात क्या थी, मेरा ना बोर्ड जो था स्टेट बोर्ड था, तो उस स्टेट बोर्ड में क्या होता था, उत्तराखंड स्टेट बोर्ड था, तो उसमें स्टेट बोर्ड में क्या हुआ करता था, पहले जैसे यूपी बोर्ड था सिमिलर पैटर्न उसका चलता था स्टेट बोर्ड का उत्तराखंड, क्योंकि भाई उत्तराखंड तो अलग हुआ है उत्तर प्रदेश से ही, यूपी से ही। तो वहां पर स्टार्टिंग में जब मैं 12th क्लास में था तो वहां पर जो पैटर्न चला करता था वो चला करता था कि भाई जो यूपी बोर्ड है उसी का सेम पैटर्न। और यूपी बोर्ड में क्या हुआ करता था कि 11th और 12th दोनों का सिलेबस बोर्ड में आया करता था। और डेफिनेटली जो ये D ब्लॉक एलिमेंट्स है ये 12th में हुआ करते थे, इनको अब याद करना था, पेपर में जरूरत थी। तो इनके लिए अगर मैं बात करता हूं पेपर में जरूरत थी, इनको याद करना था, तो भाई मैंने इसके लिए तो रट्टा मारा था। अब वो रट्टा कैसे था भाई, D ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो था वो मैंने रटा था। और D ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने किस तरीके से रटे थे, आइए हम इसको देखते हैं। अगर मैं D ब्लॉक की बात करता हूं, मैंने याद करा था स्कैंडियम,
टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, अगर मैंगनीज, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। उस समय मेरा एक दोस्त था सचिन, एक तिवारी, दो अलग अलग दोस्त थे ये, सचिन तिवारी। अच्छा, आप लोगों को पता नहीं हो या ना हो, पुराने जमाने में मूवीज देखने के लिए घर में एक वीसीआर कैसेट आया करता था, एक वीसीआर डीवीडी जैसा ही एक सेटअप बॉक्स था, एक उसके अंदर रील वाली, जैसे कि रील वाली कैसेट फिट हुआ करती थी, उससे हम वीडियो चलती थी। वीसीआर में उन दोनों को फेंक दो, ठीक है, फेंको, फिर हमें नहीं पता निकुंज जो है वो उसको देख लेगा। सचिन तिवारी को वीसीआर में फेंको, निकुंज देख ले। यार ये कुछ मतलब कुछ सेंस नहीं बन रहा है डेफिनेटली, बट उस समय इस निमोनिक्स, क्योंकि उस समय इतना इंटरनेट का जमाना चला नहीं करता था, टीचर्स लोगों ने जो बता दिया उसी पे हम वो करते थे। अब इसका निमोनिक्स टीचर्स ने हमें नहीं बताया था, तो इसका निमोनिक्स जब टीचर ने नहीं बताया तो इसका निमोनिक्स मैंने सेल्फ प्रिपेयर किया था। तो उस सेल्फ प्रिपरेशन में सचिन तिवारी वीसीआर में फेंको निकुंज, तो इस हिसाब से मैंने इसको बनाया था। तो यहां पर ये हो गया। उसके बाद वाली चीजें तो मैंने रट्टा ही मारा था, स्काई, लैक, टाइजर, हफ, वन नब, टा, कर्मो, डब्लू, मंटक, रे, पेरू, ओस, कोरू, अर, एनआई, पीडी, पीटी, ये तो वैसे ही याद हो जाते हैं, एजी, एयू और जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ये कुछ इस तरीके से हमने याद करे थे, और उस समय के हिसाब से, क्योंकि उस समय ये वाले एलिमेंट्स को नेम नहीं किया हुआ था, ये तो आज के उसमें 2020 में इनका नेम कर दिया था। यहाँ पे जितने एलिमेंट्स थे उनका नामकरण नहीं किया गया था, तो वो हमने उसको लिस्ट में नहीं बनाया था और हमने उसको याद भी नहीं किया था। अब बच्चों, आप जब याद करो, कोई भी निमोनिक्स क्रिएट करें तो उनको इंक्लूड करते हुए करिएगा, ठीक है। ये हुआ डी ब्लॉक को याद करने का तरीका। भाई अब मैंने आपको पूरे पीरियोडिक टेबल को याद करने का एक तरीका बता दिया। आप एटलीस्ट अभी क्लास 11th में रहते हुए एस और पी ब्लॉक को जरूर याद करिए, क्योंकि अगर आप एस और पी ब्लॉक को याद नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। अगर हम बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे और चीजों को समझने के लिए एक टर्म आता है, दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? बच्चे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली कि वो चार्ज है जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, वो जो न्यूक्लियस के चार्ज को फील कर रहा है, दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। भाई न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। भाई ये न्यूक्लियस है, ये शेल्स हैं, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो ये है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दो टाइप के फोर्स फील कर रहा होगा, एक तो अट्रैक्शन फोर्स जो कि न्यूक्लियस से पहुंच रहा होगा उसके पास, और एक इनर इलेक्ट्रॉन या उसी के शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनसे रिपल्शन भी तो फील कर रहा होगा वो। सो ओवरऑल उस रिपल्शन और अट्रैक्शन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर जाता है, बट जितना होना चाहिए था, जितना न्यूक्लियस ने दिया, क्या उतना ही फोर्स वो फील कर रहा है? नहीं। तो नेट जितना फोर्स वो फील कर रहा है, दैट इज द नेट इफेक्टिव चार्ज, या हमारे पास इसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर हम बात करते हैं तो इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड इफेक्टिव। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव, उतना ज्यादा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्ड करता है एटम। पॉइंट समझ में आ गया? उतना ज्यादा उस इलेक्ट्रॉन को मतलब एलिमेंट जो है न्यूक्लियस जो है उतना होल्ड कर। डेफिनेटली यार ये तो एक ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होल्डिंग कैपेसिटी उसकी। चलिए अब हमारे पास हो गया न्यूक्लियर चार्ज के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये हुआ न्यूक्लियर चार्ज। अगला आता है बच्चे, एक टर्म आता है दैट इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट? बच्चों अगर मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करता हूं तो जैसे कि मान लो ये प्रीवियस डायग्राम देखते हैं, ये लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है,
इस तक सारा का सारा न्यूक्लियर चार्ज नहीं पहुंच रहा है, किसकी वजह से? इनर इलेक्ट्रॉन और उसी की शेल वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इस न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने से नेट, अगर हम देखा जाए, मेरे को तो ऐसे ही लगेगा ना कि भैया नेट न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने से रोक रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब प्रोटेक्ट तो खैर क्या कोई मारने वाली चीज तो नहीं है कि प्रोटेक्ट करना बात करें, मतलब बेसिकली उस इलेक्ट्रॉन को नेट इफेक्टिव चार्ज नहीं पहुंचने दे रहे हैं, उस इफेक्टिव चार्ज को रोक रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, रोक रहे हैं। शील्डिंग मींस रोकना, तो दिस इज नोन एज ए शील्डिंग। आप आओ लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने लैंग्वेज लिख दी है। मैंने लैंग्वेज लिखने का ज्यादा मैंने पहले से लिख कर लाया हुआ हूं, अब इसलिए थोड़ा सा इसको हम जल्दी से बाइंड अप करें इस चैप्टर को, मतलब आपको कम से कम समय में रिवीजन दे दिया जाए। इसके नोट्स आपको, ये जो चैप्टर है इसके नोट्स आपको मतलब टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। आप उसको क्लिक करिए और जाके इसके नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए बस, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा इसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप पहले इसको समझिए या फिर पहले ही जाके आप उस मतलब नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद इस लेक्चर को समझना स्टार्ट करिए। आप बस देखते जाइए अपने नोट्स पीडीएफ पे, उस पर टिक लगाते जाइए कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे है, और इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है डेफिनेटली। So in a multi-electron species, intervening means inside वाले electrons, inner electrons, or the electron placed between the nucleus and the valence shell. What is valence shell? यानी कि outermost shell के बारे में बात कर रहे हैं। जिस भी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे उसके रिस्पेक्ट में बात कर लेंगे। फिलहाल वैलेंस शेल का मीन्स होता है आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑफ द न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जितना फोर्स आना चाहिए था उसको डिक्रीज कर देते हैं न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को। दिस रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, दिस रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स ने जो रिडक्शन किया है, ठीक है, ठीक, दिस रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। यही रिडक्शन क्या कहलाता है, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग। अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं शील्डिंग इफेक्ट को? कुछ तो फैक्टर होंगे जो अफेक्ट करते होंगे। सो फैक्टर अफेक्टिंग द शील्डिंग कांस्टेंट या शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इज मेनली कॉज्ड बाय द सेम शेल इलेक्ट्रॉन्स और इनर इलेक्ट्रॉन। अगर मान लेते हैं, मैं प्रीवियस डायग्राम पे जाता हूं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन यहां पर थे, मैं इस इलेक्ट्रॉन के बारे में फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो इस इलेक्ट्रॉन तक जो नेट इफेक्टिव चार्ज पहुंच रहा होगा उसको या तो ये इलेक्ट्रॉन हिंडर करेंगे या उसका सेम शेल, पीछे वाला उसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा। पॉइंट समझ में आ गया? केवल या तो ये वाला जो सेम शेल का इलेक्ट्रॉन है या इनर इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन उसमें कोई रोल प्ले ही नहीं करेगा। तो हमारे पास ये ध्यान रखना है कि शील्डिंग कौन मतलब कौन कॉज करते हैं, या तो सेम शेल का इलेक्ट्रॉन या उससे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कोई रोल ऐसा प्ले नहीं करेगा। चलिए और पॉइंट को पढ़ते हैं। एक ये है, क्लोजर इज द इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लोजर होगा टू द न्यूक्लियस, ग्रेटर विल बी द शील्डिंग कॉज्ड बाय इट। ऐसा होता है जैसे ना सेम शेल में ही कौन ज्यादा क्रॉस करता है, कौन कम। तो फॉर अ सेम सेल मान लेते हैं NS का इलेक्ट्रॉन ज्यादा कॉज करेगा देन NP से, देन ND से, और देन NF से। लेट सपोज, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिखा हुआ भी है, मान लेते हैं 4S 4P 4D एंड 4F। तो सबसे ज्यादा शील्डिंग कौन कौन कॉज करेगा सेम शेल में भी? 4S का, देन 4P का, देन 4D का। 4F का तो कहता है भैया मैं नहीं करूंगा, मैं नेग्लिजिबल करूंगा, मतलब मेरी वजह से मैं उस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को रोकूंगा ही नहीं, जाने दो भैया पीछे की साइड, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को फिल करने दो। तो F के इलेक्ट्रॉन, अगर F में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे होते हैं ना, तो F तो कह देता है, इलेक्ट्रॉन कहता है भैया मेरा कोई काम नहीं है, मैं नहीं रोकने वाला, जाने दो इस इफेक्टिव चार्ज को पीछे। तो जब वो रोकता ही नहीं है तो हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि भैया नहीं रोक रहा होगा, कि हम ये सोचते हैं कि वो रोक रहा होगा, बट वो रोकता ही नहीं है। जब रोकता ही नहीं है तो हम जो सोच रहे थे उससे ज्यादा
हम जो सोच रहे थे उससे ज्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेट इफेक्टिव चार्ज को फील करता है। हम तो सोच रहे थे कि भाई 14 इलेक्ट्रॉन प्रॉपर वर्क करेंगे, पर नहीं करते तो फिर क्या करा जाए। आवर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वो फील करता है और उसकी वजह से काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस बन के आते हैं। आइए बच्चे फिलहाल और आगे की तरफ देखते हैं। तो कुछ अब टर्म जो है, क्योंकि हमने ये चीजें देख ली है, इनका रोल जो है अब आएगा। अब जो टॉपिक लिखे हुए थे उन टॉपिक का डिस्कशन है अब, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास जो मेन, जहां से हमारे पास अभी तक तो ये था कि हमें उसकी एबीसीडी सीखनी थी। अगर एबीसीडी नहीं आती है आपको तो इन चीजों को समझना मुश्किल है। अब आता है एबीसीडी में कि भैया एटॉमिक साइज क्या होता है और इसका क्या ट्रेंड होता है। अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक साइज डेफिनेटली मान लेते हैं ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और उसका आउटरमोस्ट शेल ये है एटम का। तो इस न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल की जो डिस्टेंस है दैट इज द रेडियस। रेडियस पता चल गया, मीन साइज पता चल गया। भाई न्यूक्लियर एटम को हम मानते हैं स्फेयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर पता है तो 4/3 तो आपको पता ही है, पाई आपको पता ही है, यू कैन फाइंड द साइज। क्या इतना आसान है क्या किसी एटम का साइज निकालना? एटम को अकेले ढूंढ के उसे आइसोलेट करके उस पर स्टडी करना इज नॉट इजी टास्क। आपसे मैंने बोला जाइए ऑक्सीजन एटम का साइज पता करके बताइए, नानी याद आ जाएगी। ऑक्सीजन एटम को अलग से फाइंड आउट करके आइसोलेट करके रखना O2 के फॉर्म में मिल जाएगा, किसी और एटम से कंबाइंड होकर मिल जाएगा, पर उस ऑक्सीजन एटम को अकेले निकाल के रखना, चलो निकाल भी लिया, उसकी स्टडी करना। इतना सा एटम होता है, इतू सा, दिखाई भी नहीं देता हमें। हम सब एटम से ही बने हुए हैं, पर फिर भी उस इंडिविजुअल एटम को हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इट इज नॉट अ इजी टास्क। आप एटम को आइसोलेट करना इज नॉट अ इजी टास्क। तो अब एटम को आइसोलेट करना इज नॉट अ इजी टास्क, तो फिर कैसे निकालें हम एटॉमिक साइज को? तो उसके लिए हमने कुछ डिफरेंट तरीके बनाए। उन तरीकों में हमने कुछ रेडियस डेवलप की, मतलब रेडियस के बारे में बात करी। तो टाइप ऑफ रेडियस जो हमें स्टडी करनी है दैट इज अ कोवेलेंट, मेटालिक और वैन डर वाल्स। मैं देखो इसके बारे में हल्का सा आइडिया देता हूं कि कोवेलेंट रेडियाई क्या होती है। तो पहला हेडिंग हम लेते हैं कोवेलेंट रेडियाई। इसके बारे में देखो लिखना नहीं है, आपको इसको समझना है बस। यहां पर कोवेलेंट रेडियाई क्या है, अब मान लेते हैं हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई में एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है। जैसे O2 की बात कर ली, हमने बोला कि इसके सेंटर से इसके सेंटर यानी बॉन्ड लेंथ निकालिए, उस बॉन्ड लेंथ को आप डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए दिस इज D, तो D/2 आ गया, निकल के आ गया D/2। दिस इज अ D/2। अगर मैं बात करता हूं हमारे पास सेकेंड, दिस इज अ मेटालिक रेडियाई। हमने क्या करा, मेटल लिया, मेटल्स में एटम अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। अब सॉलिड स्टेट आपके सिलेबस से हट गया है वरना सॉलिड स्टेट हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता। अब दो मेटल के बीच की डिस्टेंस, इसे D से बोला जाता है। फिलहाल यहां पर भी मैंने इसे D से ही बोला है, पर जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं तो दो लेयर के बीच की डिस्टेंस इज नोन एज ए D। दिस D/2 निकल के आ गया। कहां प्रॉब्लम हुई? मेटल्स। अब आप सोडियम को N2 की फॉर्म में ढूंढने बैठ जाओगे तो मिलेगा थोड़ी ना। अब ऑक्सीजन को इस तरीके से मेटालिक फॉर्म में ढूंढने बैठ जाओगे तो मिलेगा थोड़ी ना। तो जरूरत के हिसाब से कौन नेचर में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, उसके हिसाब से उसकी रेडियस को निकाला। अब यार मैं गया निकालने, मेरे पास जो मैं निकालने गया, मैं गया हीलियम को निकालने, या फिर मान लो मैं O2 की एक वैन डर वाल रेडियस होती है, आपको अभी सिखाया वैन डर वाल रेडियस। तो वैन डर वाल रेडियस में हमारे पास क्या हुआ, अगर हम देखते हैं, मान लीजिए एक एटम ये है और एक एटम मॉलिक्यूल ये है।
इन दो मॉलिक्यूल एटम के जो नियरेस्ट एटम जिस पोजीशन में वो आ सकते हैं, मतलब उनको जितना पास हम ला सकते हैं उतना पास मैं लेकर आऊंगा। उतना पास लेके आने के बाद नियरेस्ट सेंटर से सेंटर, इस वाले से इस वाले तक नहीं, नियरेस्ट सेंटर से सेंटर डिवाइड बाय 2, दैट इज नोन एज ए वैन डर वाल रेडियस। पॉइंट समझ में आ गया कि व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस में 3 टाइप की रेडियस होती है, कोवेलेंट, मेटालिक और वैन डर वाल। अगर इसमें मैं ऑर्डर की बात करूं कि भाई कौन किस साइज में किस रिस्पेक्ट में होता है, तो आर ऑफ वैन डर वाल इज ग्रेटर देन आर ऑफ मेटालिक देन आर ऑफ कोवेलेंट। ये ऑर्डर हमारे पास साइज का चलता है। बट अब क्या करें भाई, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से वैसा हम डील करते हैं। बट एक जनरल अगर हम देखा जाए उससे एक हम आइडिया लगाते हैं कि भैया लेफ्ट टू राइट चलता क्या है, क्या चीजें फैक्टर्स हैं जो साइज को इफेक्ट करते हैं। अगर हम देखते हैं भाई, जैसे मान लो कहीं तो कुछ ट्रेंड हमें मिलेगा। सो नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस। भाई जैसे मान लो एक न्यूक्लियस है, वो तीसरी शेल, मतलब हमें कंपेयर कर रहे हैं और दूसरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स तक ही बात कर रहे हैं। मान लो लिथियम और बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके अंदर शेल 2 ही है। तो जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव आउटरमोस्ट शेल पर जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव लगेगा, उतना ज्यादा वो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, और सॉरी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस, और उतना साइज उसका छोटा हो जाएगा। सो एज द जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, अगर हम बात करते हैं Z इफेक्टिव इंक्रीजेस एज द Z इफेक्टिव इंक्रीजेस साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। ऐसी नंबर ऑफ शेल्स, जैसे मान लो मैं अब बात करता हूं लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की। भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम नंबर ऑफ शेल्स 2, सोडियम नंबर ऑफ शेल्स 3, पोटेशियम नंबर ऑफ शेल्स 4। तो जैसे जैसे हमारे पास एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। दिस इज अ बेसिक फंडा। और एक जनरल रूल है, ऐसा नहीं कि भैया ये एक्सेप्शन नाम की चीज ना है। इनऑर्गेनिक है, एक्सेप्शन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो भैया जनरल रूल तो ये कहता है कि जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज हो रहा है तो साइज घटेगा, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो साइज जो हो जाएगा वो बढ़ेगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। अब इसके बेसिस पर ट्रेंड्स हमारे पास जो मिलता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, अगर मैं बात करता हूं तो लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अलोंग द पीरियड चलते हैं, और अलोंग द पीरियड चलने पे नंबर ऑफ शेल्स जो होती हैं वो कांस्टेंट रहती हैं। बट नंबर ऑफ शेल्स तो कांस्टेंट है, प्रोटॉन बढ़े, इलेक्ट्रॉन बढ़े, पर उसी शेल में बढ़े आउटरमोस्ट, शेल सेम रही। शेल सेम रहने की वजह से साइज जो होगा वो डिक्रीज करेगा। साइज क्या करेगा बच्चों? डिक्रीज करेगा, जबकि यहां पर टॉप टू बॉटम आने पर साइज जो होगा इंक्रीज करेगा। सर ये तो ठीक है, क्या एक्सेप्शन है? अरे बच्चों एक्सेप्शन कैसे नहीं होंगे? तो कुछ एक्सेप्शंस में से पहला एक्सेप्शन जो होता है वो बोरोन फैमिली में आता है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है, हेलियम, इंडियम। हम यहां से यहां आए साइज बढ़ा, बट यहां से यहां आए साइज इंक्रीजेस, बट यहां से यहां आने पे साइज थोड़ा सा इतू सा घट जाता है। क्या होना चाहिए था? टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ना चाहिए था, यहां क्या हो गया? साइज घट गया है। यहां क्या हो गया है? साइज, अरे कुछ समझ में आया? यहां पर साइज घट गया है। आप कहोगे सर ये तो समझ में आ गया कि साइज घट गया, पर क्यों घट गया ये अभी कुछ समझ में नहीं आया। तो क्या है, क्यों घट गया?
अगर अब मैं आपको थोड़ी सी वापस पीरियोडिक टेबल आज ही के इतिहास के पन्ने में थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको। अगर मैं पीरियोडिक टेबल चलता हूं तो देखो बच्चे, एल्यूमिनियम ये है मेरे पास, क्या है, एल्यूमिनियम ये है, गैलियम ये है। जब यहां से यहां पर मैं आया तो ऐसे जाऊंगा ना, ऐसे ये एल्यूमिनियम से गैलियम तक आने पर डी इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो जाती है। अब ये डी इलेक्ट्रॉन की एंट्री की वजह से हुआ क्या, इसने ऐसा क्या गड़बड़ कर दिया कि डी इलेक्ट्रॉन की एंट्री से काम सारा गड़बड़ हो गया। सो अब ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ, ये जो डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है यहां पर इन गैलियम 10d इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन गैलियम, और ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ, अगर मैं बात करूं इनकी शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ 10d इलेक्ट्रॉन्स, 10d इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की वजह से, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ 10d इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा, इसकी पुअर शील्डिंग की वजह से Z इफेक्टिव इंक्रीजेज ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, on the valence electron, hence साइज जो हमें लग रहा था उससे घट जाता है, और इतना घट जाता है कि वो एल्यूमिनियम से भी थोड़ा सा छोटा हो जाता है। पॉइंट समझ में आ गया। तो एक एक्सेप्शन हमारे पास ये था, ठीक है। चलिए एक एक्सेप्शन और आता है, आपको पता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आपको हम लिखते हैं, तो मैं अगर मैं कॉपी पेस्ट मारता हूं तो जल्दी से मार देता हूं। यह आ जाता है यहां पर आपके पास लेंथेनॉइड्स आ जाते हैं। अब क्या हुआ, इसमें नहीं, ये वाले ग्रुप में नहीं, यहां वाले में बच्चों ध्यान से, इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये चीज लगती है यहां पर कहीं पर भी, मतलब इस एरिया में लगना शुरू होता है। मैं इस एरिया को बॉक्स में पैक कर रहा हूं जिस एरिया में ये लग रहा था। भाई दिस इज अ 3D सीरीज, इसका साइज मान लेते हैं ये है 4D ये, और वी आर एक्सपेक्टिंग, भाई डाउन द ग्रुप जा रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, हमारे पास 4D का साइज ये, वी आर एक्सपेक्टिंग, ध्यान से सुनना, वी आर एक्सपेक्टिंग कि 5D का साइज ये हो। बट 5D का साइज हमारे तो स्क्रीन में भी नहीं आ पा रहा हूं मैं, अब 5D का साइज ये ना मिलके हमें ये मिला, ऑलमोस्ट 4D के बराबर। साइज बढ़ना चाहिए था, साइज बढ़ा नहीं, कांस्टेंट रह गया। इवन कई केस में तो देखा कि छोटा भी हो गया। फिर क्या क्या रीजन है इसके बिहाइंड, जब यहां हमने आए, मतलब समझ लो मॉलिब्डेनम से टंगस्टन पर आए, तो आते हुए टंगस्टन के पास 14F इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। उस 14F मैंने बताया था डी की शील्डिंग पुअर होती है, F की तो महापुअर होती है। तो वो शील्डिंग पुअर होने की वजह से आउटर मोस्ट शेल पर हम सोच रहे थे कि यार इतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, उससे कहीं ज्यादा निकल जाता है। और उस कहीं ज्यादा निकलने की वजह से क्या हुआ
कि आउटरमोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन जितना हम सोच रहे थे उससे ज्यादा निकल गया, और उसके ज्यादा निकलने की वजह से वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और अच्छे से पकड़ के खींच लेता है, और जब अच्छे से पकड़ के खींच लेता है तो हमारे पास नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ठीक ठाक बढ़ जाता है, और साइज क्या हो जाता है, घट जाता है। अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है, अच्छे से खींच लिया है, और खींचने की वजह से साइज क्या हो गया, छोटा हो गया है। पॉइंट समझ में आया? तो यही पॉइंट देखो, कॉन्ट्रैक्शन मींस श्रिंक होना, छोटा होना। 3D का साइज ये, 4D का साइज ये, 5D का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये, पर मिला हमें क्या, ये। तो एज एक्सपेक्टेशन से 5D का साइज छोटा मिला, यही कॉन्ट्रैक्शन है। और ये क्यों मिला, ये ऑब्जर्व हुआ लेंथेनॉइड सीरीज की वजह से, क्योंकि 14F इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और वो लेंथेनॉइड की वजह से आते हैं, लेंथेनॉइड्स होते हैं, उनको लेंथेनॉइड्स बोला जाता है। दैट इज वाई HF, TA, RE, OS, इरिडियम, प्लेटिनम, इनके साइज में जो कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है, उस कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आइए सर, समझ में तो आ गया, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है। तो लैंग्वेज का भी तो तरीका बताइए। लिख के लाया हूं भाई, लिख के दिया है मैंने आपको, चिंता मत करो, ठीक है। When we move from 3D to 4D series, vertically down atomic size increases as expected. बिल्कुल सही। When we move from 4D to 5D series, vertically down atomic size after LA, LA में नहीं लगेगा, LA का साइज तो बढ़ेगा जैसे बढ़ता है। आफ्टर LA डू नॉट, LA मींस लॉस एंजलिस मत समझ लेना, लेंथेनम की बात कर रहा हूं यहां पर मैं, ठीक है। डू नॉट इंक्रीजेस, रेदर स्लाइटली डिक्रीजेस, इंक्रीज तो नहीं हो रहा है और थोड़ा बहुत घट ही जा रहा है, रेदर स्लाइटली डिक्रीजेस और रिमेन नियरली सेम। दिस इफेक्ट आफ्टर लेंथेनम इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कोई पूछेगा व्हाट इज द कॉज ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? ड्यू टू द पुअर शील्डिंग, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग caused by the 14F इलेक्ट्रॉन। बस इतना, और पॉइंट कहीं पर लिख देंगे अगर जरूरत पड़ती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन की, बस इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट समझ में आया? चलिए बच्चे, ये तो हुआ एक्सेप्शन की बात, थोड़ी सी आते हैं आयनिक रेडियस के बारे में। भाई आयंस हैं, एक कैटायन एक एनायन। अगर मैं कैटायन की साइज की बात करूं और उसके पेरेंट एटम मींस जो जिससे वो बना है, जैसे सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा कैटायन बन जाएगा। तो सोडियम कैटायन का साइज सोडियम के कंपेयर में क्या होगा, इसकी बात करते हैं बच्चे। जब हम इसकी बात करते हैं तो साइज ऑफ द कैटायन, जो कैटायन का साइज होता है, इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ इट्स न्यूट्रल एटम। लाइक मैंने बोला सोडियम और Na+, तो इन दोनों में साइज इसका ही बड़ा होगा, चाहे कभी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो अपने पेरेंट एटम से साइज में छोटा होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और एक इलेक्ट्रॉन निकलने से इस वाले केस में तो नंबर ऑफ शेल ही घट गई है। अच्छा, नंबर ऑफ शेल ना भी घटे तो लास्ट वाले शेल पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका साइज घट जाता है। अच्छा, साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन जैसे कि मान लेते हैं Cl और Cl-। एनायन का साइज ऑलवेज बच्चों बड़ा मिलता है। क्यों बड़ा मिलता है? आपने एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन, भाई पहली जगह जो थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, अब तुमने एक और इंसान भर दिया, गुत्थम गुत्थी स्टार्ट हो जाती है लड़ाई। क्यों क्यों लड़ाई स्टार्ट हो जाती है? बिकॉज यहां पर रिपल्शन क्रिएट हो जाता है, रिपल्शन क्रिएट होने की वजह से दूर दूर हो जाते हैं, और दूर दूर होने की वजह से साइज बढ़ जाता है, ठीक है, साइज बढ़ जाता है। या ये समझ लो, पहले यहां पर जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे होल्ड करने के लिए, अब प्रोटॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन घट गए, अट्रैक्शन पावर तो उतनी रही, अट्रैक्ट होने वाले इंसान कम हो गए, तो ज्यादा पर पर्सन अट्रैक्शन पावर बढ़ गई नहीं बढ़ गई? बट इस वाले केस में प्रोटॉन उतने ही थे, इलेक्ट्रॉन उतने ही थे, बट यहां क्या हुआ, प्रोटॉन तो उतने ही रहे पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। पहले 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे थे, अब 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं।
तो अब सोचो, होल्ड करने वाले इंसान कम हो गए और जो होल्ड हो रहे थे वो बढ़ गए, तो डेफिनेटली थोड़ा सा उत्पाद तो मचेगा, थोड़ा सा शैतानी तो होगी। और उस शैतानी या उस लड़ाई के चक्कर में, उत्पाद मीन्स लड़ाई, ठीक है, लड़ाई तो होगी, और लड़ाई होगी तो फिर दूरियां तो बढ़ेंगी, जब दूरियां बढ़ेंगी तो साइज तो बढ़ेगा एटम का। केमिस्ट्री बड़ी रियल लाइफ से कनेक्ट होती है। बॉन्ड्स, आप डेली लाइफ में कहते होंगे यार मेरी उसके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। बॉन्ड वर्ड कहां से आया? केमिस्ट्री से। इसलिए बोला जाता है यार, अगर ऐसा होता है ना, दो पर्सन्स की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, व्हाई नॉट फिजिक्स अच्छी? केमिस्ट्री के फंडे आपको दिखता हो या ना दिखता हो, दैनिक जीवन यानी कि जो आपकी लाइफ है उससे कनेक्ट होते हैं। बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, जिनके साथ बॉन्ड अच्छा बनेगा उन्हीं के साथ लाइफ अच्छी बीतेगी, जिनके साथ बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा कुछ दिनों बाद वो टूट जाएगा। अच्छा बॉन्ड नहीं है यानी कि वीक बॉन्ड है। पॉइंट समझ में आया कुछ बच्चों? ठीक है, तो केमिस्ट्री आपको डायरेक्ट, चाहे आपके जीवन में मतलब आपको दिखे ना, आप बोलो भले ही ऐसा कहो कि सर क्या यूज है इसका, इसके फंडों का डेली लाइफ में वैसे यूज है, इमोशनली यूज है। समझ में आया कुछ? चलिए बच्चे, ज्यादा और नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर हम। तो आगे बढ़ते हैं, एक टर्म आता है बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अगर मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करता हूं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहां पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मींस सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं यहां पर, तो हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, तो बच्चों सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करता हूं N3 माइनस O2 माइनस, और अगला मैं अगले की बात करता हूं तो F माइनस Ne Na प्लस, ठीक है, Na प्लस, और अगर हम और बात करता हूं तो Mg2 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस। अगर मैं सब में इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं और प्रोटॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 9, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 10, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 13। तो बेसिकली फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और अगर मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करूं, आयन की बात करता हूं, यहां मैंने लिख दिया है नियॉन, बट नियॉन इज नॉट द आयन, पर ठीक है मैं इसको कंसीडर करते हुए लिख रहा हूं। सो फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मोर द नंबर ऑफ प्रोटॉन, मोर द नंबर ऑफ प्रोटॉन, मोर द number of proton, smaller is the size, smaller is the size। तो साइज क्या होगा? स्मॉलर होगा। अब इस वाले केस में अगर हम बात करते हैं तो साइज फिर किस हिसाब से चलेगा? अगर मैं बात करूं तो साइज का जो ट्रेंड चलेगा वो कुछ ऐसा चलेगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, पहली बात तो पहले देखो कि क्या वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो उसके अंदर हमारे पास बस आपको प्रोटॉन्स चेक करने हैं, प्रोटॉन्स जितने ज्यादा उतना उसका साइज छोटा, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम आते हैं अब नेक्स्ट, बच्चों ये तो हुआ साइज के बारे में। अब हमारे पास जो नेक्स्ट देखो, कुछ 3 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट थी मैंने बोला था, उसमें से अब 1 2 और 3 और 3 में भी 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चौथी तो बड़ी आसान है। आसान तो वैसे सारी हैं, अगर आप ढंग से पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस डेफिनेशन के अंदर ये मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है ये मैंने एनसीईआरटी से पिक करा हुआ है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप स्कूल एग्जाम में लिख रहे होते हैं तो हमने कोई डेफिनेशन लिखाई, आपके स्कूल टीचर ने कोई डेफिनेशन लिखाई, स्कूल टीचर कह देते हैं कि नहीं ये डेफिनेशन नहीं मानेंगे, हमारी डेफिनेशन लिखनी चाहिए थी आपको। बट अगर वही डेफिनेशन मैं एनसीईआरटी से ही लिखवा दूं
आप बच्चों एनसीईआरटी से ही पढ़ा दूं, आपको समझा दूं, आप वही डेफिनेशन लिखकर आ जाओ एनसीईआरटी वाली, तो नंबर मिलेंगे। तो कोई टीचर नहीं रोक सकता, इवन कोई भी आप लाके देख देना, अरे देखो ये एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। अगर आप एनसीईआरटी की लाइन लिखोगे तो यार कैसे नंबर कटेंगे। तो एनसीईआरटी की लाइन ये बोलती है आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए a quantitative measure of the tendency of an element to lose electron in a given by its ionization enthalpy। मतलब कि किसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ये मेजर किया जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के टर्म में। इट रिप्रेजेंटेड द एनर्जी रिक्वायर्ड, राइट नाउ डेफिनेशन ये है, it represented the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom X in its ground state। उनके ग्राउंड स्टेट से आपको डेफिनेशन क्या लिख के आनी है, ये वाली, ये जो मैंने यहां से, इट इज रिप्रेजेंटेड द एनर्जी, सो आप इसे लिखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from an isolated gaseous atom in its ground state, बस। In other words, the first ionization enthalpy for an element X is the enthalpy change delta IH for the reaction depicted in the equation 3.1। मतलब कि एक इक्वेशन लिखी X गैस, उन्होंने X प्लस बनाया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड निकालना है, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड सो ऑन। जितने इलेक्ट्रॉन है आप उतने इलेक्ट्रॉन निकालिए, पर आप जो भी इलेक्ट्रॉन निकाल ले होंगे उसके रिस्पेक्ट में उस आयनाइजेशन एंथैल्पी का नाम बोल देंगे। पॉइंट क्लियर हो गया आपको। तो वी कैन डिफाइन द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, एज आई से पहला निकालो दूसरा। अच्छा, खास बात क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, अब मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, पर बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उन पे नंबर ऑफ फोर्स जो न्यूक्लियस लगा रहा था वो तो बढ़ गया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो पहले वाले से डिफिकल्ट होगा। ऐसी तीसरा वाला दूसरे और पहले वाले से, चौथा वाला तीसरे दूसरे और पहले वाले से। तो होता क्या है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन और निकालते चले जाते हैं, ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती चली जाती है। सो हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, ऑलवेज पॉजिटिव क्यों, मुझे पता है कि भैया एनर्जी रिक्वायर्ड है, और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, अच्छा ध्यान से, डेल्टा एच यानी एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, मींस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अगर डेल्टा एच निगेटिव है तो एनर्जी रिलीज्ड होती है, यानी एनर्जी बाहर निकलती है। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। डेल्टा एच पॉजिटिव, एनर्जी रिक्वायर्ड, डेल्टा एच नेगेटिव, एनर्जी रिलीज्ड। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें कोई वो ही नहीं है कि भाई सेकंड थॉट का कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ गिवन एलिमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर आप पहला निकालते हो तो कम, दूसरा और ज्यादा, तीसरे में और ज्यादा, चौथे में, मींस एनर्जी जो है एंड सो ऑन बढ़ती चली जाती है, जितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी लगती चली जाएगी। पॉइंट समझ में आ गया। राइट नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, फैक्टर अफेक्टिंग। या डेफिनेटली जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर होल्ड उतना ज्यादा डिफिकल्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना, भाई सिंपल सा रूल। तो साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, जैसे जैसे साइज बढ़ा आउटर मोस्ट शेल पर न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, भाई इलेक्ट्रॉन से दूर बढ़ेगी, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो इसको निकालना आसान होगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, भाई किसी कुछ भी हो जाए, आप किसी भी तरीके से आप जेड इफेक्टिव बढ़ा दे, दो एटम में कंपेयर कर रहे हैं, एक में जेड इफेक्टिव ज्यादा है, एक में जेड इफेक्टिव कम है, तो जिसमें जेड इफेक्टिव ज्यादा है उसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा या नहीं होगा। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। तीसरा फैक्टर
कई बार क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल सेम है, जेड इफेक्टिव भी ज्यादा है, बट एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, दैट इज अ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड। तो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड के इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जब डिफिकल्ट हो जाता है तो उसकी वजह से उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरेटिवली किसी एक दो एलिमेंट से ज्यादा हो जाती है, जिससे हम सोचते थे कि कम होती है। तो हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर हाईली स्टेबल एंड therefore more energy is needed to remove from such configuration। से हम जो सोच रहे थे our expectation से ज्यादा एनर्जी यहां लगती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए कुछ ट्रेंड्स की बात करता हूं। तो अगर मैं कुछ क्या, बस एक ही ट्रेंड है हमारे पास, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो इंक्रीज करती है और टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। दिस इज अ जनरल ट्रेंड, एक्सेप्शंस आर देयर ऑलवेज, ठीक है। दिस इज अ जनरल ट्रेंड और इस जनरल ट्रेंड के एक्सेप्शन में बात करता हूं तो हमें पता है एक्सेप्शन यहां पर मिलता है। हमको पता है लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और हम यहां, अच्छा बच्चों मैं केवल फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेकंड। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बीई, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है और वी आर एक्सपेक्टिंग कि बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए, पर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बीई इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन। ऐसी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? चलो एक एग्जांपल में बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2, जबकि बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 और 2p1। यार ये फुल्ली फिल्ड है, मोर स्टेबल है, जबकि वहां p का इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। और यहां पर बात करूं तो हमारे पास आ जाएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फॉस्फोरस इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सल्फर। वही बात नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो 1s2 2s2 और 2p3 होता है, जबकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो 1s2 2s2 2p4। ये हाफ फिल्ड है, इस वजह से मोर स्टेबल। अब इसका वजह से मोर स्टेबल है तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्लोरीन से ज्यादा हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नाम की भी कोई चीज है। तो ओवरऑल कंक्लूजन में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे ज्यादा होती है नियॉन, देन फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। अगर मैं पूरे ट्रेंड की बात करूंगा तो पूरा ट्रेंड जो है हमारे पास सबसे ज्यादा किसकी आएगी, नियॉन, नियॉन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आना तो चाहिए था ऑक्सीजन, बट आएगा नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। देन आप देखो ट्रेंड में हमारे पास ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो गया, चेंज कर दिया, फिर कार्बन, अब इसको स्विच मार देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देन कार्बन, देन आना तो बोरॉन चाहिए था बट इट शुड बी बेरिलियम, बोरॉन और लिथियम। कुछ ये वाला ट्रेंड चलेगा, सिमिलर नीचे वाले उस पर चलेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, आर्गन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, देन हमारे पास मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन हमारे पास सोडियम। ये दो ट्रेंड आपको ध्यान रखने हैं। पॉइंट समझ में आया? ये दो ट्रेंड आपको ध्यान रखने हैं। अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं, मतलब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, तो अभी आपको एक बताया था गैलियम और एल्यूमिनियम में, भाई आपको पता है टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। पर घटती क्यों थी? क्योंकि साइज बढ़ता था। भाई साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। बट अगर हम गैलियम की बात करते हैं तो गैलियम क्या हो जाता है, स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, सॉरी स्मॉलर देन द गैलियम इज स्मॉलर देन द
एल्यूमिनियम अब स्मॉलर होने की वजह से उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. सो द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द एल्यूमिनियम. ये हमारे पास ट्रेंड. रीजन वही डी ब्लॉक. भाई हमारे पास रीजन क्या कि डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो जाते हैं 10 और उनकी वजह से पुअर शील्डिंग. तो रीजन ड्यू टू द पुअर शील्डिंग कॉज्ड बाय 10 इलेक्ट्रॉन filled in d sub shell before gallium. गैलियम से पहले 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, या फिर हम गैलियम के अंदर ही बात कर लेते हैं. एल्यूमिनियम से गैलियम आते हुए 10 इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में यानी डी सब शेल में आते हैं, जिसकी पुअर शील्डिंग होती है और उसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल पे नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और उस बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है. समझ में आया? इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स अभी आपने वही सेम ट्रेंड साइज की वजह से ही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था. तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास 5d की आयनाइजेशन एंथैल्पी 4d से ज्यादा होती है और इवन 5d की आयनाइजेशन एंथैल्पी 3d से भी ज्यादा मिलती है. ये क्यों मिला? बिकॉज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का आना, पुअर शील्डिंग होना है ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की, और पुअर शील्डिंग की वजह से आउटर मोस्ट शेल पर नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी का बढ़ना, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट. तो बस इसमें कुछ नहीं, एक्सेप्शन को ध्यान रखना है. इससे एज सच बस क्वेश्चंस आएंगे तो ट्रेंड के बारे में आ सकता है और कुछ नहीं. अच्छा, ये स्काई लैक इसमें अप्लीकेबल नहीं है. स्काई यहां पर जो नॉर्मल ट्रेंड चलता है वो नॉर्मल ट्रेंड चलता रहेगा, यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं आता है. पॉइंट समझ में आया? चलेगा. अब बच्चे लास्ट की दो डेफिनेशन में से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या चीज? अब मैंने क्या बोला, एक एलिमेंट है मेरे पास x, गैसियस फॉर्म में है, मैंने उसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया. इसको एक इलेक्ट्रॉन देने से क्या हुआ? इसको इलेक्ट्रॉन देने से ये x माइनस में कन्वर्ट. अब इस x माइनस में कन्वर्ट होने की ड्यूरेशन में या तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी रिलीज करेगा. ऐसे नहीं रह सकता कि ना एब्जॉर्ब करे ना रिलीज करे, नहीं, ये वाला ट्रेंड नहीं मिलेगा. या तो ये एब्जॉर्ब करेगा या फिर ये रिलीज करेगा. अगर ये एब्जॉर्ब करेगा तो डेल्टा H Eg इज पॉजिटिव, अगर ये रिलीज करेगा तो डेल्टा H Eg निगेटिव. अब जब हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम पर एनर्जी रिलीज होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम, मेरे वर्ड क्लियर रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज. when an electron is added to a neutral gaseous atom to convert it into a negative ion, the enthalpy change accompanying the process is defined as electron gain enthalpy. यही डेफिनेशन आप एग्जाम में लिखाइएगा. When an electron is added to a neutral gaseous, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल गैसियस एटम, to convert into a negative ion, the enthalpy change to accompanying this process is known as electron gain enthalpy. आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए, सेंस यही निकलना चाहिए कि किसी एक न्यूट्रल गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो भी एनर्जी का चेंज, टू बी प्रिसाइज चेंज होगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगा. पॉइंट समझ में आया? सो यार, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगा. अब ये इन्होंने लिखा होगा, वही मैंने बोला ना, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. अगर एनर्जी लगी है तो पॉजिटिव, एनर्जी रिलीज हुई है तो नेगेटिव. मोस्टली केसेस में ये एनर्जी रिलीज होती है. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स एन मेजरमेंट ऑफ द ease with which an atom adds
देन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनायन एज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ठीक है, ये लाइन हमारे स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा नहीं, बट ये है कि ये डेटा हमें बताता है जिसमें जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो उतना ज्यादा मतलब अच्छे से और जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये हमें डेटा इंफॉर्मेशन देता है। ये समझ में आया आपको? इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एनर्जी में चेंजेस आए, जो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना ज्यादा इजीली उस पर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। पॉइंट समझ में? चलिए, सो डेल्टा एच Eg1, डेल्टा एच Eg1, Eg1 का मीन्स हुआ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट, is negative for most of the elements as the energy is released on adding the electron. ठीक है, most of the cases. However, in the some element delta Eg1 is positive in few cases where the energy is absorbed. मैंने इसीलिए डेटा के साथ डील कर रहा हूं मैं। देखो, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, बट पॉजिटिव 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 आ गया। जब कॉन्फ़िगरेशन ना बच्चों स्टेबल होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ता है, तो एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करने से उसको अनस्टेबिलिटी मिल रही है। समझ में आया? तो नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव रहती है। अभी दिमाग में इतना, औरों की भी होती है, बट फिलहाल हमारे स्कूल लेवल पर इनका ध्यान रखना। अगर आपको और भी तैयारी कर रहे हो तो आप नाइट्रोजन का पॉजिटिव होता है, और बेरिलियम का होता है, मैग्नीशियम का होता है। ये 6 और 3 नाइट्रोजन, और हमारे पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और बेरिलियम, ये 3 और याद रख लीजिए, इनका पॉजिटिव होता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक खास बात देखिएगा, जनरली आप मैग्नीट्यूड देखो, 73, 60, 53, 48, 47, 46, नीचे जाने पे घट रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन को जस्ट नीचे पहुंचा दो और मैग्नीट्यूड देखो, 200, 195, 190, 174, इसे नीचे लिया 121। सिमिलरली इसमें इसको इनके बीच में रख दो, 349, 328, 325, 295, 270। अभी ना इस ट्रेंड को थोड़ा सा याद रख करवाऊंगा मैं। अच्छा, इसमें भी मैग्नीट्यूड को देखो और इसे टॉप से बॉटम पे ला दो, 116, 96, 96, 77, 68, 48। ये ट्रेंड एग्जाम में पूछा जाता है, आपके नीट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितना डेटा दिया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके स्कूल एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो पहले फैक्टर देख लेते हैं ना, कि फैक्टर क्या क्या है। एज द साइज इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस मैग्नीट्यूड वाइज। मतलब जैसे साइज बढ़ा तो आउटरमोस्ट शेल पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है उस पर इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, तो वो इसको इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज जितना एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी उतनी अब नहीं हो रही है। मतलब पहले क्या हो रही थी, पहले 50 हो रही थी, तो अब 10 हो रही है। आप मैग्नीट्यूड वाइज जाएंगे, इसमें डेटा जो है वो क्योंकि निगेटिव साइन हमें लगाना पड़ता है, निगेटिव से हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत हो जाता है। आप बस मैग्नीट्यूड वाइज। जेड इफेक्टिव, किसी आउटरमोस्ट शेल पर अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी उसकी ज्यादा होगी मैग्नीट्यूड वाइज। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड में मैंने बोला स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, फुल्ली होने की वजह से हमारे पास क्या, आर हाईली स्टेबल एंड हैव लिटिल टेंडेंसी टू ऐड इलेक्ट्रॉन, और उसमें थोड़ी कम टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की। भाई स्टेबल है तो क्यों वो चाहेगा इलेक्ट्रॉन को ऐड करना अपने उसमें, हैव ए लिटिल टेंडेंसी। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं। इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पर अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इधर इंक्रीज करती है और इधर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। ठीक है,
चलिएगा, अगर हम नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पहले एक पॉइंट मैं आपको इसमें और बताना चाहता हूं। जैसे कि मेरे पास O प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू द O माइनस, इसमें डेल्टा H ई जी वो क्या होगा, निगेटिव होगा। पर O प्लस इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट इनटू द O2 माइनस, इसका डेल्टा H ई जी वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा ऑलवेज। और इसके लिए नोट लिखते हैं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल the elements। अब क्यों? क्योंकि जब आफ्टर एडिंग द वन इलेक्ट्रॉन, जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन आता है तो इट फेसेस द रिपल्शन। जो पहले से इलेक्ट्रॉन आया है भाई वो अपनी जगह बनाने में लगा हुआ है, तो वो पीछे से नया इलेक्ट्रॉन जो आ रहा होगा उसे आने नहीं देगा। इट फेसेस द रिपल्शन, और उस रिपल्शन की वजह से हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ना कि रिलीज होती है। तो आपको बस इतना लिखना है, वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। आप बोलेंगे आफ्टर एडिंग द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, व्हेन वी ऐड सेकेंड इलेक्ट्रॉन फेस द रिपल्शन due to which we need to provide the energy, hence the second electron gain enthalpy is positive। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए बच्चे, आज का लेक्चर का देखो, बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं, बड़ा है लगभग, मैं उम्मीद करता हूं ये हो रहा होगा लगभग 1.25 घंटे के आसपास का। आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो कि बहुत बड़ा नहीं है उसको हम टच करने चलते हैं। अगर मैं इसको टच करता हूं बच्चों, तो ये बोलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी एनसीईआरटी की लाइन उठाइए ताकि आपके नंबर एक भी चांस ना हो कटने का। अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड। किसी केमिकल कंपाउंड के अंदर किसी एटम की कौन सी मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है ऑफ इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मींस कोई एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर किसी एटम की, क्योंकि वो बॉन्ड तो बना ही रहा होगा जब कंपाउंड में है, तो किसी एटम की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है, दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड, भैया खाली पड़ा हुआ है, बॉन्ड किसी से बना नहीं है, तो कौन सी प्रॉपर्टी की बात करेंगे? अब तब थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, ये ध्यान रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हियर, दिस इज द अट्रैक्टेड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ। तो ये प्रॉपर्टी तभी आएगी जब कोई एलिमेंट कंपाउंड के अंदर आया। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर की प्रॉपर्टी है, आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। पॉइंट क्लियर? इट इज डिटरमाइन इन वेरियस स्केल, ये अलग अलग स्केल पे डिटरमाइन होती है। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो एनसीईआरटी ने बात करी है वो पॉलिंग की बात करी हुई है, और एनसीईआरटी ये कहती है, उन्होंने फ्लोरीन को एक आर्बिट्रेरी नंबर दिया 4। ये ना एनसीईआरटी कहती है, जबकि हायर बुक्स को, हायर मतलब फॉरेन ऑथर की बुक्स को या फिर और अच्छी बुक्स को पढ़ते हो तो वो ये कहती है कि पॉलिंग ने हाइड्रोजन को नंबर दिया दैट इज 2.1, कुछ एक आर्बिट्रेरी नंबर दे दिया, और उस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से खींच रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे रहा है, उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल बनाया, और उस स्केल के बेसिस पर अब फिलहाल एनसीईआरटी कहती है कि उन्होंने फ्लोरीन को दिया है तो हम फ्लोरीन मान लेते हैं, वरना हम हाइड्रोजन।
इन्होंने इसको नंबर दिया था और उसके बेसिस पर दूसरों को, वैसे जनरली हाइड्रोजन के बेसिस पे होता है। अब इन्होंने ना डेटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि भैया किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, ग्रुप वाइज दिया हुआ है, सॉरी पीरियड वाइज दिया हुआ है, ग्रुप वाइज दिया हुआ है। तो आप देखोगे इस बेसिस पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, ये याद रखना है। और अगर हम पीरियड वाइज करते हैं तो देखो खास बात 1 से 9, 1 से 0.9, 0.8, 0.8, 0.7, इधर चलता हूं तो 4, 3, 2.8, 2.5, 2.2 घट रही है पीरियड में। अगर मैं पीरियड में मूव करता हूं, पीरियड में देखो 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 बढ़ती चली आ रही है। तो यार कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकलता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, घट रही है। चलिए अगर हम आगे की तरफ देखते हैं तो हमारे पास जो आता है दैट इज द नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी कम। जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज्यादा। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, भाई क्योंकि इलेक्ट्रॉन गायब है अब उसमें से, तो अब चाहेगा इलेक्ट्रॉन वापस आए। तो Fe जैसे Fe2+, Fe3+, Fe3+ की नेगेटिवली अगर हमारे पास बोलेंगे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव उसकी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेगेटिव चार्ज में अपोजिट होता है। सो इसके बेसिस पर जो ओवरऑल ट्रेंड बनता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये तो इंक्रीज करती है और इधर चलने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो अब इसके बेसिस पर जो ओवरऑल हमने अभी तक पढ़ा, हमने कुछ चीजें पढ़ी। उससे पहले बच्चों एक चीज छूट गई है, एक चीज बीच में छूट गई थी मेरे से, तो मैं उसको मैं बताता हूं आपको, जस्ट वेट। एक चीज छूटी थी, वो छूटी थी यहां पर, इस पर यहां पर छूटा था। आपको इन दो ग्रुप का ट्रेंड जो है वो याद करना होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसको याद करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक तो याद करना है, Cl की सबसे ज्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, Cl, देन F, देन Br, देन आयोडीन, एक ये याद रखनी है। दूसरा याद रखनी है हमारे पास सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलोरियम, देन पोलोनियम, और पोलोनियम से नीचे बाद में ऑक्सीजन। ये दो ट्रेंड। और दूसरा हमारे पास अगर हमें याद रखना है, एक याद रखना है नियॉन, नियॉन के बाद आता है आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन और रेडॉन, और उसके बाद हीलियम। ये कुछ नहीं करा मैंने, बस ये टेबल वाले उसको सिंक कर दिया है। यहां मैग्नीट्यूड वाइज ही आपको याद रखना है और ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज ही आपको याद रखना है। देखो हमारे पास ये ट्रेंड आपको याद रखना है। आइए अब इस चैप्टर को फाइनली समराइज करके, मतलब जो हमें जरूरत है उसको समराइज करके हम इस लेक्चर को बाइंड अप करते हैं। अगर हम देखते हैं, पहले हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड है, जिस डायरेक्शन में एरो लगा होगा उस डायरेक्शन में इंक्रीज, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज। अच्छा, टॉप टू बॉटम आने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, पर बॉटम टू टॉप जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। फिर आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, या बॉटम टू टॉप इंक्रीजेस। फिर आता है हमारे पास एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है, यानी कि राइट टू लेफ्ट आने पर बढ़ेगा और टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉटम टू टॉप जाने पर बढ़ती है और लेफ्ट टू राइट जाने पर भी बढ़ती है। बॉटम टू टॉप,
ठीक है, ध्यान रखना है। मेटालिक करेक्टर अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में मेटालिक करेक्टर क्या हो जाता है, घटता है, इस डायरेक्शन में मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, इस डायरेक्शन में मेटालिक करेक्टर घटेगा। यानी कि इसके बारे में वैसे कोई बहुत ज्यादा नहीं है। टॉप टू बॉटम आने पे मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, बॉटम लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटालिक करेक्टर घटता है। बस बेसिकली ये फंडा है इसमें। सो बच्चों, कैसा लगा ये लेक्चर प्लीज कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो बस आज का लेक्चर यहीं तक, और उम्मीद करता हूं कि जितना कुछ पढ़ाया गया है आपके स्कूल एग्जाम में ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। सो थैंक यू गाइज, सी यू, बाय।